हेलो, आप सभी का स्वागत है भटनी राइस में। मैं देवी सिंह। तो इंडियन इकोनॉमी में हम मनी मार्केट कंप्लीट कर लिया था और कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे। कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर मार्केट और शेयर मार्केट में कुछ शब्दावलियां मैं बता रहा था, आप उसे देख रहे थे, है ना। इसके आगे देखो आप, ब्रोकर। देखो भाई, जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत जो सदस्य है। यह स्टॉक एक्सचेंज का पंजीकृत सदस्य है जो कि अपने क्लाइंट या ग्राहक की तरफ से शेयर या प्रतिभूति खरीदता और बेचता है। इसका काम क्या है? ये अपने ग्राहक की तरफ से जो शेयर हैं उसकी प्रतिभूति, शेयर या प्रतिभूति क्या करता है? बारो करता है या बाय करता है या सेल करता है। ठीक है। कुछ देखो, वह कुल सौदा पर अपनी दलाली या कमीशन, दलाली सही शब्द तो है नहीं, दलाली लिखा जा सकता है। अब आजकल उसको, दलाली को लोग कमीशन कहते हैं। तो ये उस पर क्या करता है भाई? अपना कमीशन लेता है, अपना कमीशन लेता है। इसके साथ साथ ऐसे ब्रोकर को कमीशन ब्रोकर भी कहा जाता है। ऐसे जो ब्रोकर होते हैं इनको कमीशन ब्रोकर कहा जाता है। वैसे ब्रोकर जो निवेश संबंधी सलाह देते हैं, ग्राहक के पोर्टफोलियो बनाते हैं और कमीशन के अलावा ग्राहक को लाभ में शेयर खरीदने के लिए उधार तक देते हैं, तो उनको फुल सर्विस ब्रोकर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? फुल सर्विस ब्रोकर। मतलब इसमें से कंप्लीट सर्विस देते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, फुल सर्विस ब्रोकर तो उधार पैसा भी देते हैं, तो ऐसे लोगों को फुल सर्विस ब्रोकर कहा जाता है। भारत में ऐसे ब्रोकर अब जो हैं आने वाले ही है, जल्द ही ऐसे ब्रोकर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर देखा। दूसरा है, पेज नहीं मिल रहे हैं, चलो ठीक है यही देख लो, कोई बात नहीं। दूसरा है जाब्बर या आढ़तिया। सुना होगा जाब्बर, जाब्बर, जॉबर या आढ़ती। एक जॉबर ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। ये जो जॉबर है ये ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। ये ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हो, जाबर जो है दूसरे ब्रोकरों की जो ऋण पत्र है इससे संबंधित जरूरतों को पूरा करने में स्पेशलिस्ट होता है। भारत में इसे तारावानी वाला भी कहते हैं, तारावानी वाला जॉबर को भारत में। ठीक है। एक जॉबर जो है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज पे जो एक निश्चित ट्रेडिंग अपने पोस्ट पर नियुक्त होता है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, जब एक जॉबर स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले एक निश्चित ट्रेडिंग पोस्ट पर नियुक्त होता है और कम मूल्य अंतरों पर खरीद बिक्री का काम करता है, उसका निवेश कर रहे लोगों से कोई संपर्क नहीं होता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उसे मार्केट मेकर कहा जाता है और वही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्पेशलिस्ट कहलाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 3 करोड़ से ऊपर की शेयर पूंजी के साथ हर कंपनी अपने जॉबर या मार्केट मेकर नियुक्त करे, और अगर वे बाजार में रहना चाहती है तो इस तरह का प्रबंध जो है निवेशकों को स्टॉक बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री के लिए सक्षम बनाता है और इससे मुद्रा प्रवाह यानी जो बाजार में नकदी है इससे बढ़ती है। ठीक है, तो आपने ये देखा। अगला है मार्केट मेकर। चलो यहां पे लिखते हैं मार्केट मेकर। ये सभी शब्दावलियां हैं, पूछ सकता है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर भाई यह प्रतिभूतियों के खरीदने बेचने के लिए तैयार बाजार में बिचौलियों का काम करता है। जो मार्केट मेकर है ना भाई, ये जो प्रतिभूति होती हैं उनको खरीदने बेचने के लिए जो बाजार में बिचौलिए का काम करता है, वह एक साथ 2 तरह की दरों को उछालता है। उसका काम जॉबर की तरह ही होता है, बस फर्क इसमें से ये होता है कि वह 2 तरह की दरों यानी कि एक ही समय में बेचने और खरीदने की दरों को रखता है। ठीक है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो
OTCEI के अंतर्गत इसमें से इस मंच पर सिर्फ मार्केट मेकर को बोली लगाने की इजाजत होती है। ठीक है, लिख देता हूं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसके मंच पर सिर्फ जो मार्केट मेकर होता है इसको बोली लगाने की इजाजत होती है। भारत के इस पूंजी बाजार में डिस्काउंट और फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यही एक प्रमुख मार्केट मेकर होता है, क्योंकि यह किसी खास शेयर को खरीदते समय बेचने का मूल्य भी उछालता है और इसीलिए इसका जो नाम है, क्योंकि वह शेयर के लिए बाजार बनाता है, तो मार्केट मेकर इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। अमेरिका का जो नेस्डैक है वो मार्केट मेकर स्टॉक एक्सचेंज है, जहां मार्केट मेकर ट्रेडिंग टर्मिनल से इंटरनेट के जरिए जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपने इसे देखा है। अब देखो थोड़ा सा सेबी के बारे में बता दूं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखो सेबी जो है ना, इसकी वर्ष 1988 में क्या है, सेबी 1988 12 अप्रैल में एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा स्थापना करी गई और यह गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सेबी अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसकी देय पूंजी जो पेडअप कैपिटल 50 करोड़ रुपए है, जो इसके प्रवर्तक हैं, प्रमोटर्स हैं, यानी जो IDBI, IFCI, ICICI द्वारा उपलब्ध कराई गई है। चेयरमैन के अतिरिक्त इसके बोर्ड में सदस्यों की संख्या 9, वित्त और कानून मंत्रालयों के 1 सदस्य और RBI का 1 सदस्य, 2 की नियुक्ति केंद्र सरकार कराती है और इसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो है 4 है, चेयरमैन समेत। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा सेबी को कुछ कार्य सौंपे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कार्य है भाई? एक तो स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार, दलालों, उपदलालों, हस्तांतरण एजेंटों, इन सभी का पंजीकरण करना इसका एक काम है। इसके साथ साथ विभिन्न शुल्कों की वसूली करना। उदाहरण के लिए इसके जो शेयर हैं, इसके द्वारा शेयर जारी करने वाले कंपनियों के कुल इशूज के 1% को जमानत यानी कासन के तौर पे जमा रखा जाता है। सेबी द्वारा इसी स्टॉक एक्सचेंज में रखने का प्रावधान जहां कंपनी का शेयर अधिसूचित होता है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहन भी देता है। स्टॉक एक्सचेंज और जो दूसरे अन्य मध्यस्थ हैं, इनकी जांच और उनकी लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग भी करता है। उन कार्यों का निष्पादन जो इसे समय अनुसार सौंपे गए हैं वो भी कार्य करता है। ये सभी सेबी के कार्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको कल बताया था कि हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे, तो चलो देखो भाई म्यूचुअल फंड, ये यहां से शुरू करना है। देख भाई, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां, यहां ऐसे देखो, म्यूचुअल फंड कंपनियों को एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC कहते हैं। ये आपके एसेट्स को, आपकी परिसंपत्ति को आप शेयर बाजार में लगाते हो तो उसका मैनेजमेंट देखती हैं, मैनेज करती हैं और उसका ये अपना चार्ज भी लेती हैं। शेयर बाजार में देखो निवेश करना काफी रिस्की होता है, खासकर वैसे लोगों को जो शेयर बाजार में वर्क ना कर रहे हों, उनका दूसरा क्षेत्र हो, तो इसमें से उन्हें आइडिया नहीं होती है, तो इस वजह से शेयर बाजार में पैसा लगाना रिस्की है। अब बिना जानकारी के जो है ये थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है कि भाई जो बिना जानकारी, सीमित जानकारी के साथ निवेश करना उचित नहीं माना जाता है। शेयर बाजार फ्लक्चुएट होता रहता है तो पैसा डूब सकता है। तो यही जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या जो म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर बाजार में निवेश का एक स्रोत और एक उचित विकल्प है। मतलब यह निवेश करवाती है, आपको सारा मतलब फैसिलिटीज देती है और ये एक अच्छा विकल्प है कि आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ही के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, आपका पैसा लगा ये से उठा करके शेयर बाजार में लगाती हैं। अब भाई आपका प्रॉफिट और आपका लॉस, आप अगर प्रॉफिट बनाते हैं तो आपका ही प्रॉफिट होगा, लॉस बनाते हैं तो भी, लेकिन सामान्यतः लॉस नहीं होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र के, तो लॉस भी आपका होगा। ये उसमें से एक कमीशन या दलाली आप कह दो वही लेते हैं। यह कंपनियां कई निवेशकों से पूंजी प्राप्त करके एक कोष तैयार करती हैं। कई जो निवेशक हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कि आप इसमें से निवेश करना चाहते हो तो आपसे पैसा ले लिया, थर्ड आदमी से पैसा ले लिया, किसी और से पैसा ले लिया, उसका एक ये पूल बनाती हैं
कोष तैयार करती हैं और इस कोष को कई अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों में डिबेंचर, बांड और शेयरों में निवेश करती हैं। मतलब ये पूल बना करके अलग अलग, मान लो कि इसको बांट दिया गया है और ये डिबेंचर, बॉन्ड और शेयरों में निवेश किया जाता है कंपनी के। ठीक है, मान लो कि कोई जैसे एक पूल बनाया गया, इसको अलग अलग भागों में, तो किसी का पैसा डिबेंचर में लगाया गया, किसी का बॉन्ड में और किसी का निवेश शेयरों में। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, मान लो कि शेयर बाजार में मान लो शेयर किसी कंपनी के डूब रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बॉन्ड या डिबेंचर में, तो एक तरीके ये कई जगह पैसा मतलब एकदम बिखरा के लगाती है ताकि इसको लॉस ना बनाना पड़े। और इसके जो प्रशिक्षित जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके माध्यम से यह प्रबंधित करती है। लाभ और घाटा आप ही का होगा, मैंने बताया अगर लाभ होता है तो भी आपका होगा, घाटा होगा तब वो तो भी आपका होगा, और इसमें से इन्हें आप अपना ये जो है कमीशन काट लेंगे। इनको भारत में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कंट्रोल करती है। और जब एक कंपनी निवेश की कोई एक नई योजना लेकर आती है तब इसको न्यू फंड ऑफर या NFO कहते हैं, NFO न्यू फंड ऑफर। ठीक है, अगर मान लो कि कोई नई योजना ला रही है कोई कंपनी और एक निश्चित समय के भीतर इच्छुक निवेशक निवेश करते हैं, कुल प्राप्त जो की गई पूंजी है तो इसको निवेश करके इसे 10-10 की इकाइयों में, यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और यूनिट में डिवाइड करने के बाद पैसा लगा दिया जाता है। जिस अनुपात में निवेश की गई कुल धनराशि ऊपर या नीचे जाती है, उसी अनुपात में उस इकाई की जो मार्केट वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर जा सकता है, घट सकता है, नीचे भी आ सकता है। अब किसी भी दिन जो है, मान लो शेयर बाजार अगर ऊपर गया तो ये तो जो यूनिट है तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू जो है, यानी जो कैपिटलाइजेशन है, पूंजी जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन मान लो कि किसी दिन कुछ ऐसी अनस्टेबिलिटी हो गई, मान लो राजनीतिक अनस्टेबिलिटी ही हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो मार्केट मुंह के बल गिरा, तो इसकी यूनिट का भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो गिरेगा। ठीक है, अब किसी भी दिन शेयर बाजार के बंद होने के बाद एक इकाई का जो मूल्य होता है उसी को नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NAV का मतलब, आपने जैसे कि शेयर मार्केट में मान लो पैसा लगाया, ठीक है, और मार्केट बंद हो गया और ये इसकी कीमत 10 रुपया है। ठीक है, मान लो ये यूनिट है तो इसकी कीमत 10 रुपया है, तो इसको NAV नेट एसेट वैल्यू कहलाएगा ये। अब उस म्यूचुअल फंड योजनाओं में जिसमें से बचत के उद्देश्य से निवेश किया गया है उसको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS कहते हैं। उन म्यूचुअल फंड योजनाओं को जिसमें से बचत के उद्देश्य से पैसा निवेश किया गया है, बचत के उद्देश्य से, वैसी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें से बचत के उद्देश्य, तो इनको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहा जाता है। म्यूचुअल फंड प्रॉपरली दो प्रकारों में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, दो प्रकारों में इसको बांटा जा सकता है। एक म्यूचुअल फंड क्लोज एंडेड होता है, दूसरा म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश तभी तक पॉसिबल है, तभी तक संभव है जब वह योजना एक न्यू फंड ऑफर के तौर पे वो आती है या खुली हो। देखो मैंने क्या बताया भाई कि एक क्लोज एंडेड होती है, क्लोज एंडेड, और दूसरा है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। अब यहां जो क्लोज एंडेड को देखिए तो क्लोज एंडेड का यहाँ तात्पर्य, क्लोज एंडेड का जो मतलब है कि मान लो कि जब कोई कंपनी न्यू जो की है वेरी फर्स्ट टाइम न्यू फंड ऑफर लेके आती है, वेरी फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे मैं वैसे नहीं बात कर रहा कि एकदम वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब कोई कंपनी अगर मान लो कि कोई योजना लेके आती है तो उसको न्यू फंड ऑफर, आपको मैंने अभी बताया कि भाई न्यू फंड ऑफर है, तो ये जो क्लोज एंडेड है ये न्यू फंड ऑफर में ही संभव है, बीच में आप निवेश नहीं कर सकते हो, ये बीच में निवेश नहीं किया जा सकता है। एक निश्चित समय सीमा के उपरांत ऐसी योजनाओं में निवेश संभव नहीं है। साधारण शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि इन योजनाओं के अंतर्गत एक बार किए गए कुल निवेश के अनुसार इकाइयों की संख्या निश्चित हो जाती है और उसके बाद इकाइयों की संख्या नहीं बढ़ती है, तो ऐसी योजनाओं को क्लोज एंडेड कहते हैं। मतलब आपने जो यूनिट बनाई गई है, एक बार यूनिट बन गई, उसमें निवेश हो गया, आप चाहते हो कि बीच में निवेश कर दो तो नहीं है संभव। ठीक है, ये क्लोज एंडेड है।
दूसरा ओपन एंडेड का मतलब क्या है? देखो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड योजनाओं, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश के लिए एक टाइम लिमिट नहीं होता है, कोई समय सीमा नहीं होती है। भविष्य में इन जो योजनाएं होती हैं ओपन एंडेड तभी तो नाम है, तो आप कभी भी निवेश कर सकते हो। मतलब आप ऐसा समझो कि कोई इकाई बनाई गई है तो इकाई की संख्या बीच में भी बढ़ाई जा सकती है, भविष्य में भी इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड, ऐसी म्यूचुअल फंड में वो दो प्रकार से सॉरी मतलब म्यूचुअल फंड में जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो दो प्रकारों से, दो तरीकों से हो सकता है। एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, एक मुफ्त निवेश होता है। दूसरा एसआईपी, आपने खूब सुना होगा, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखो एक मुफ्त निवेश में एक बड़ी धनराशि जो है वो निवेशक एक बार में ही पैसा लगा देता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो एसआईपी है, इसके अंतर्गत उसी योजना में प्रति माह एक निश्चित जो धनराशि है निवेश की जाती है। तो एसआईपी, अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि एसआईपी क्लोज एंडेड में भी संभव है, तो ध्यान रखना एसआईपी क्लोज एंडेड में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें तो एक ही बार निवेश संभव है, लेकिन जो एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो मंथ टू मंथ पैसा जाता रहता है, मंथ टू मंथ पैसा जाता रहता है, ठीक है। तो आपने इसे देखा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, ये आपने देख ही लिया, भारत 22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, जरा इसे सुन लो, समझ लो। देखो भाई, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत सरकार जो है विनिवेश के जरिए 8,000 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्त करना चाहती है। कितना? 8,000 करोड़ ये चाहती थी, ठीक है। अब 22 अलग अलग कंपनियों के शेयरों को बेच करके ये पैसा प्राप्त करना था। लेकिन इन 22 कंपनियों में जैसे कि कुछ बड़ी कंपनियां एनटीपीसी, ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियां थी, इसमें से कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ इसमें से कुछ अन्य प्रमुख कंपनी भी थी, उनके भी शेयर बेचे गए। जैसे इसमें से एलएनटी, आईटीएक्स, एक्सिस बैंक, ये आईटीसी, ये सारी थी। तो कुछ निजी कंपनियां भी इसमें सम्मिलित थीं। क्योंकि इन 22 कंपनियों में अलग अलग निवेश जो है एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती, तो इसीलिए भारत 2022 को लाया गया और एक म्यूचुअल फंड का प्रबंधन जो है आईसीआईसीआई जो है प्रूडेंटियल जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने किया था। क्योंकि मांग बहुत ज्यादा थी, अब चीज सरकार से जुड़ गई हो तो इसकी मांग बहुत ज्यादा थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी, और आपूर्ति से ज्यादा होने की वजह से भारत सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए के शेयर के माध्यम मतलब शेयर इसमें से बेच लिया। पैसा कितना उठाना था? 8,000 करोड़, लेकिन मांग अधिक होने की वजह से 14,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उठा लिया। अब भाई भारत 2022 जो म्यूचुअल फंड योजना की तरह है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो बेचे गए यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेचा जा सकता है, और इसे स्टॉक एक्सचेंज पे इसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ कहा जाता है। यह विनिवेश का भी एक विनिवेश का ही एक तरीका है। तो आपने भारत 2022 देखा कि भाई एक पूल बनाया गया, इसमें जो कंपनियां थी उनको शामिल करके, और इसमें से पैसा मार्केट से उठाना था इनके शेयरों को बेच करके। लेकिन मांग बहुत अधिक होने की वजह से पैसा इतना उठा लिया गया, ठीक है, 14,500 करोड़, जबकि उठाना कितना था भाई 8,000 करोड़, ठीक है। 14,500 करोड़ यहाँ पे उठा लिया गया, 8,000 करोड़ उठाना था, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो एसआईपी है, इसको अगर जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे अगर जो इसके शेयर बेचा खरीदा जाए तो इसी को ईटीएफ कहा जाता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो आपने इसे देख लिया। दूसरा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT। देखो REIT म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरह ही कार्य करती रही। इन्हें रियल एस्टेट क्षेत्र का म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। इन्हें भी सेबी नियंत्रित करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
और एक आम निवेशक के लिए कम धनराशि से भूमि, भवन इत्यादि जैसे कि कुछ संपत्तियों में निवेश कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो रियल मार्केट में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो जो REIT है उसके कुछ जो इच्छुक निवेशक हैं और पूंजी मतलब ये इसमें रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है इच्छुक निवेशकों का पैसा लेती है और एक कोष तैयार करती है और रियल एस्टेट क्षेत्र की अलग अलग जो परियोजनाएं चल रही होती हैं उनमें निवेश कर देती है। तो इसका जो लाभ 90% से निवेशकों में जो भी है निवेशक इन्वेस्टर्स में बढ़ जाता है और 10% हिस्सा REIT का हो जाता है। क्योंकि ये ट्रस्ट के तौर पे है तो ये आप देखोगे जब ट्रस्ट को भारत में टैक्स से छूट मिल जाती है तो इसको अपने लाभ पर टैक्स भी नहीं अदा करना होता है। तो इस वजह से जो REIT वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कुछ लोग अब पैसा, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनका पैसा लेकर के एक ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट क्या करता है, रियल मार्केट में पैसा लगा देता है, ठीक है। और इसमें जो लाभ बनता है 90% लाभ निवेशकों में चला जाता है, 10% जो है ये मतलब जो ये संस्था है यानी REIT तो ये रख लेती है। और एक्चुअल में ये और ज्यादा आकर्षक इस वजह से हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा अपना जो लाभांश है शेयर होल्डर्स को दे पाती है, क्योंकि इसको टैक्स नहीं चुकाना होता है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रस्ट के तौर पे कार्य करती है। तो रियल एस्टेट जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपने देख लिया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखो जरा, देखो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भी अन्य देश में भारत के शेयर बाजार में जो किया गया निवेश है वो FPI कहलाता है। दोबारा सुनना, किसी भी अन्य देश में किसी भी विदेश से या किसी भी दूसरे देश से भारत के शेयर बाजार में जो किया गया निवेश है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI कहलाता है। भाई ये जो FPI होते हैं ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि कई अलग अलग कंपनियों के शेयर की जो ज्यादा संख्या में खरीदते हैं, परंतु ये तत्काल लाभ बनाने का उद्देश्य रखते हैं और यह कंपनियों के प्रबंधन में रुचि नहीं रखते हैं, उनके मैनेजमेंट पे ये उनकी कोई रुचि नहीं होती है। FPI के तौर पे आए विदेशी निवेश को हॉट मनी कहते हैं। जो FPI के तौर पे पैसा आता है इसको हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी मैंने बताया था जब मनी समझा रहा था मनी मार्केट के अंतर्गत कि भाई ये पैसा जल्दी कहीं रुकता नहीं है, इनका जो है उद्देश्य शॉर्ट टर्म लाभ कमाने का होता है। एक बार इन्हें पैसा लगाया और इसके बाद उसी दिन ये कोशिश करते हैं कि पैसा क्या कर ले, निकाल लें, मतलब बेच दे, शेयर को बेच दे। तो कई बार ऐसा ये कोशिश करते हैं कि कहां पैसा निवेश करें, किसी भी कंपनी के IPO में, और जैसे ही वो कंपनी IPO लिस्टेड होता है शेयर बाजार में, मतलब वो कंपनी अपने आप को लिस्टिंग करवाती है, तो वो बेच के और पैसा निकल जाते हैं, मतलब शेयर बेच के पैसा निकाल के अपना चले जाते हैं। क्योंकि यह निवेशक किसी भी देश में लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता है और यह एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश ऐसे माइग्रेट करता रहता है, पलायित होता रहता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखा कि भैया ये किसी भी विदेश से जो है भारत की शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है और ये बड़े बड़े एकदम धन्ना सेठ होते हैं, ये भारत के मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और इनका जो उद्देश्य है वो शॉर्ट टर्म का होता है, वेरी शॉर्ट टर्म का होता है कि मतलब पैसा बना, आज लगाया, इन्हें लगा कि हमारा जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है, शाम में बेच के चले जाते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। FPI को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। FPI को दो हिस्सों में, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, इसको विदेशी संस्थागत निवेश बोलते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश। दूसरा है QFI यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो FII बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे कि निवेश वित्तीय संस्थान, विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं।
ये जो FII है ना, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो FII बीमा म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं, ये संस्थागत निवेशक होते हैं, निवेश है, ठीक है। ये कई सारे निवेशकों का जो पैसा भारत में या किसी भी विदेशी संस्था विदेशी शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके ये भारत के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो ये FII जो है, ये इनका व्यक्तिगत कोई पैसा नहीं, एक संस्था के तौर पे और कई निवेशकों का पैसा लेकर के भारत के शेयर बाजार में लगाते हैं। दूसरी तरफ जो QFI इससे जो भिन्न होता है, यह अन्य देशों से भारत में निवेश करने वाले आपकी तरह मेरी तरह यानी आम निवेशक होते हैं, ये कोई संस्था नहीं होते हैं जो कि यह अपनी धनराशि स्वयं भारत के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। परंतु QFI के तौर पे ये मात्र उन्हीं देश के नागरिक भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य हों, यानी FATF। और मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के मतलब जो है, इसमें से आप देखोगे तो इसमें से जो मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फंडिंग के भी, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग के सदस्य होना चाहिए। इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस है और भारत समेत इसमें से कुल 37 सदस्य हैं। इन 37 सदस्यों में कुछ संगठन है जैसे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, आपने सुना होगा GCC, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन EU, ठीक है। ये एक मतलब ये दो जो एक ग्रुप टाइप है, ये भी इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो आपने इसे भी देखा कि यूरोपीय यूनियन और गल्फ जो है कोऑपरेशन काउंसिल है, इसके जो इसमें से देश हैं और ये और भी और जो देश है वही भारत में QFI के अंतर्गत निवेश कर सकेंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज को भी देखा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो आप, P नोट्स याद करो, मैं जब मनी मार्केट पढ़ा रहा था तो वहां मैंने ट्रेजरी बिल और प्रॉमिसनरी नोट्स सेम ही था। मैं क्या बताया था वहां कि भाई मैं यहां पर कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स P नोट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, P नोट्स पढ़ाऊंगा। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। भाई भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेबी ने P नोट्स नामक उपकरण को लागू किया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारत के शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, देखो भारत की शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेबी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने ये P नोट्स नामक उपकरण को लागू किया। अब इस उपकरण के आने से पहले भारत के शेयर बाजार में मात्र वही विदेशी संस्थागत निवेशक जो है निवेश कर सकते थे जो कि भारत में रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो या फिर मॉरिशस में पंजीकृत हो। मतलब इससे पहले क्या होता था, जब पार्टिसिपेटरी नोट्स नहीं था, अगर कोई भारत में निवेश करना चाह रहा था तो या तो वह भारत की शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो या वो फिर मॉरिशस में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अब भाई जो P नोट्स के प्रयोग के माध्यम से भारत के शेयर बाजार में वैसे विदेशी संस्थागत निवेशक भी निवेश कर सकते हैं जो कि भारत या मॉरिशस दोनों में से कहीं रजिस्टर्ड ना हो। तो इससे क्या होगा कि जब फ्री मिल जाएगा, मतलब कोई फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं रह जाएंगे, तो ऑब्वियसली लोग पैसा लगाना चाहेंगे। और भारत क्योंकि ओपन हो गया है सारा सब कुछ, तो पैसा आसानी से लोग लगा सकेंगे। अब भाई सेबी से अनुमति प्राप्त कर P नोट्स वह विदेशी संस्थागत निवेश, अब जब P नोट्स आया तो सिक्योरिटी सेबी बॉस है, तो इससे अनुमति लेकर के P नोट्स जो है वह विदेशी संस्थागत निवेशक जारी करते हैं जो कि भारत या मॉरिशस में रजिस्टर्ड हो, इन पर हस्ताक्षर वे FII करते हैं जो कि पंजीकृत ना हो।
यहाँ पे हस्ताक्षर कौन करते हैं? वे FII करते हैं जो कि वो पंजीकृत ना हो। इस पी नोट्स के माध्यम से वे अपने शिवार्थियों का पैसा भारत के शेयर बाजार में पंजीकृत FII के माध्यम से निवेश करवा देते हैं और जो पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक इनमें अपना कमीशन ले लेते हैं, कमीशन काट लेते हैं। इस उपकरण को और बेहतर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से यह भी प्रावधान जोड़ा गया कि पी नोट्स के माध्यम से आने वाला जो निवेश है उससे जो उत्पन्न लाभ है भारत सरकार कर की वसूली उसमें से नहीं करेगी, क्योंकि इसको और आकर्षक बनाया जा सके ताकि भारत में और पैसा पी नोट्स के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश हो सके। साथ ही यह प्रावधान भी रखा गया कि भाई सेबी या फिर भारत सरकार जो गैर पंजीकृत FIIs हैं, ठीक है, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, उनसे किसी भी निवेश में जो प्रयोग की गई पूंजी है इससे संबंधित वो सोर्स नहीं पूछेंगे और न ही उनको ये जानकारी मतलब मांगी जाएगी उनसे किसी प्रकार का कि कहां से पैसा आया, ये कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी। इन प्रावधानों के इस उपकरण को और ज्यादा आकर्षक बना दिया गया और इस उद्देश्य से 2003 की मैं बात करूं, करीब 2003 से लेकर के 2008 तक 2003 से लेकर के 2008 तक भारत के शेयर बाजार में पी नोट्स के माध्यम से आने वाले निवेश में कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखा गया, कंटिन्यूअसली बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2008 में भारत के शेयर बाजार में आए कुल विदेशी निवेश में पी नोट्स का योगदान 50% था। अंदाजा लगाओ कि जो टोटल विदेशी निवेश शेयर मार्केट में हुआ था, ठीक है, तो उसमें से भारत की जो शेयर बाजार में जो कुल विदेशी पैसा आया था 50% तो मात्र इस पार्टिसिपेटरी पी नोट्स के माध्यम से आया था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, पी नोट्स का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। हमारे जो आप ऐसा कह सकते हो कि जो धन्ना सेठ थे उनके पास जो ब्लैक मनी थी वो हवाला के माध्यम से बाहर पहुंचाते थे और फिर वो किसी भी FII को कांटेक्ट करते थे और उसके माध्यम से भारत की शेयर बाजार में वो निवेश कर देते थे। अब भाई क्या था कि भारत की शेयर बाजार में पैसा तो आ रहा था, कोई बात नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में जो ब्लैक मनी है शेयर मार्केट में निवेश होने के माध्यम से व्हाइट हो जाती थी। एक ये इशू आ रहा था। दूसरा ये कि आप उनके सोर्सेस भी नहीं पूछ सकते हो कि ये भैया पैसा कहां से आया, और वो आपकी कोई जानकारी देंगे भी नहीं क्योंकि आपने ऐसा कह के अपने खुद मेमोरेंडम में ऐसा लिख के रखा था। तो एक ये समस्या देखने को मिली कि ये तो यार बड़ा प्रॉब्लम है। तो पी नोट्स के कारण भारत के शेयर बाजारों में विदेशी निवेश में जो बढ़ोतरी हुई, परंतु इसने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कि अन्य देशों से भारत के शेयर बाजार में खूब दबा के काला धन जो है ब्लैक मनी वो निवेश होने लगा। पी नोट्स के माध्यम से खूब निवेश बढ़ा। अब देखो भारत का जो काला धन जो है वो काला धन भी देश से बाहर जाता था, जो मैंने अभी बताया, और पी नोट्स के माध्यम से घूम फिर के वो यहीं आ जाता था। तो इसको राउंड ट्रिपिंग कहा गया। ऐसे समझो कि भारत का काला धन जो है ना हवाला के माध्यम से विदेश गया और पी नोट्स के माध्यम से भारत ही आ गया। पी नोट्स के माध्यम से भारत ही आ गया। ये मान लो सिंगापुर गया, ठीक है, ब्लैक मनी मान लो, ठीक है, और ये सिंगापुर से दोबारा भारत में आ गया, तो एक ट्रिप लगा दी, तो इसको राउंड ट्रिपिंग कहा गया। देखो हवाला क्या है, हवाला कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। इसमें क्या होता है कि देखो आप दिल्ली मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह ये लोग घूमते रहते हैं, हालांकि इस पर नजर होती है एजेंसियों की, लेकिन फिर भी पैसा उन्हीं लोगों का एक्चुअल में होता है, मतलब उन्हीं लोगों का कि हमारे नेताओं का, जो करप्ट पॉलिटिशियंस है उनका पैसा होता है। तो होता क्या है ना, ये जो व्यक्ति है फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि यहाँ हवाला के जो एजेंट होते हैं, तो जैसे A B और यहाँ सी को पैसा जमा करवाना है, तो इनसे बोलेगा कि अच्छा तो हमारा सिंगापुर में मान लो कि 10 करोड़ रुपया जमा करवा दो। ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है। तो आपको बता दूं बहुत सारे जो टैक्स हेवन कंट्री हैं और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं, तो वहां पे अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है। इनने बोला कि चलो ठीक है, अगर आपका पहले से खाता है तो तब तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई नया व्यक्ति पहुंचा तो इनने अपने एजेंट को यहाँ पे मान लो कि वाई को कांटेक्ट किया और बोला कि फला बैंक में जाके आप क्या कर दो कि फला बैंक में एक इनका अकाउंट खुलवा दो। इन्हें बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम अकाउंट खुलवा देते हैं। इनने अकाउंट खुलवा दिया।
अब ये व्यक्ति जो सी से बोल मतलब ये बी बोलेगा अपने इस वाई से कि एक काम करो, इस अकाउंट में 8 करोड़ रुपया जमा करवा दो। अब बोलोगे कि यहाँ तो 10 करोड़ दिया है, 8 करोड़ तो ये क्या किस लिए बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं ना, सॉरी ये जो हवाला के एजेंट है इसीलिए तो बैठे हैं। तो इनने क्या कर लिया भाई, इनने 20% का, ये डिपेंड करता है 20%, कोई लैंडमार्क नहीं है कि मतलब इतना ही है, तो कोई ये ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, कम हो ज्यादा आराम से खूब होता है। तो इनने कहा कि भाई आप 8 करोड़ आप चेक कर लो, आपके अकाउंट में जमा हो चुका है और आप हमें 10 करोड़ कैश दे दो। ठीक है, अब चेक में तो देंगे नहीं, कैसे ही तो देंगे ना, तो इन्हें मिल गया। अब मान लो यही पैसा, अब कल के दिन कोई एक मान लो कि व्यक्ति एफ आया और इसका पहले से पैसा जमा था, अब ये कह रहा है कि भारत में मुझे पैसा चाहिए, तो ये बोलेंगे कि भारत में इन्हें जैसे पैसा चाहिए तो इन्हें अकाउंट में पड़ा रहने देंगे, और ये एजेंट जो है यहाँ संपर्क करेगा कि भाई जो है ये व्यक्ति अपना पैसा मांग रहा है तो आप इसे पैसा यहाँ से निकाल के दे दो। ये वाला पैसा इसको यहाँ पहुंच गया और उसका पैसा वहां जमा हो गया, क्योंकि मतलब ये वाला पैसा निकाल के यहाँ जमा हो गया। तो ऐसे होता है ये, मतलब हवाला का कारोबार ऐसे चलता है। देखो भाई, इसके कारण जो FII जो खुद भारत में रजिस्टर्ड हो सकते थे, रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने में सक्षम थे, वो पी नोट्स के माध्यम से ही भारत में निवेश करने लगे, और इससे भारत सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हुआ, बहुत ज्यादा क्षति हुई। क्योंकि ठीक है उनके लिए था कि जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते हैं, लेकिन जो वाकई में करवा सकते थे उन्हें भी उसी तरह आना शुरू कर दिया। तो हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि उन्हें सारी तरीके का टैक्स, लाभ में टैक्स नहीं देना होता था, तो उन्हें बहुत सारी छूटें मिल जाती थी। अब भारतीय शेयर बाजार में पी नोट्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा के निरंतर आगमन के कारण भारत की घरेलू मुद्रा तो मजबूत हुई, सशक्त हुई, लेकिन ऐसे निवेश में अगर मान लो अकस्मात इसका पलायन हो जाए तो बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी। पी नोट्स की वजह से विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ा, लेकिन जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति तो हुई, लेकिन इसमें से दूसरी समस्याओं को भी जन्म दिया। इससे संबंधित नियमों को थोड़ा सा कठोर बनाने जाने लगा इसमें, क्योंकि देखो नियमों के कठोर होते ही इसके माध्यम से जो आया विदेशी पैसा था वो धीरे धीरे अकस्मात पलायन होता। परंतु वर्तमान में जो पी नोट से संबंधित नियम है उसको धीरे धीरे परिवर्तित करके, इकट्ठा नहीं परिवर्तित किया जा रहा है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाता है कि आए जो विदेशी निवेश से जो पैसा आता है पी नोट्स के माध्यम से, सरकार लाभ वाले हिस्से पे टैक्स भी इम्पोज करेगी, और साथ ही साथ वो टैक्स की वसूली के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर निवेशकों के सोर्स की भी जानकारी पूछ सकेगी। धीरे धीरे पी नोट्स के जरिए होने वाला निवेश जो है एक समय 50% था, वो 20% तक गिर गया, परंतु हाल ही में 2020-21 में ये दोबारा से बढ़ा है, और भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट्स के जरिए निवेश जो है फरवरी 2021 के अंत में करीब 91,658 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो कि पिछले 33 महीनों का सबसे अधिक था पी नोट्स के माध्यम से जो पैसा आया था। तो आपने इसे भी देख लिया कि भाई ये एक्चुअल में क्या है पी नोट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ADR, GDR आपने सुना होगा ग्लोबली डिपॉजिटरी रिसीट, और IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। चलो देखो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। भाई अगर एक गैर जो अमेरिकी कंपनी किसी भी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आप को सूचीबद्ध करा के पूंजी प्राप्त करना चाहे, दोबारा सुनिएगा, मैं पहले आपको ADR समझा रहा हूं। अगर एक गैर अमेरिकी कंपनी, मतलब वो अमेरिका की नहीं है, और किसी अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाए और वहां से पैसा प्राप्त करना चाहे, तब वह उस कंपनी उस अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर ADR के तौर पे खुद को सूचीबद्ध करा सकती है। और एक गैर अमेरिकी कंपनी अपने इकाई जो है तो अपने कई ऐसे शेयरों को मिला करके वो एक कोष तैयार करती है, ADR तैयार करती है, और वह लाखों की संख्या में किसी अमेरिकी वित्तीय संस्थान को बेच देती है, जो लाखों की संख्या होती है जो शेयरों की बेच देती है, और वहां से पैसा वो प्राप्त कर लेती है। तो वह वित्तीय संस्थान जो उन ADR को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करा करके अमेरिकी निवेशकों को पैसा देती है, और ADR धारकों को लाभांश प्राप्त होता है।
कंपनी उन्हें अपने वैश्विक कारोबार में लाभांश देती है, परंतु एडीआर धारकों के पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। और भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने एडीआर के तौर पे अपने आप को लिस्ट करवाया था, तो जिसका नाम था भारत में इंफोसिस थे। इंफोसिस एडीआर के तौर पे लिस्ट करवाया था, भारत की पहली कंपनी थी। और ये नास्डाक जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन के अंतर्गत ये लिस्ट हुई थी। अब जो दूसरी भारतीय कंपनी एडीआर के तौर पे तो आईसीआईसी बैंक थी, जो कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसी तरह यदि कोई गैर यूरोपीय कंपनी, मान लो कि कोई गैर यूरोपीय कंपनी और यूरोप के मार्केट में यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करवा के पैसा प्राप्त करती है, तब उस कंपनी के शेयरों को यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज पे उस कंपनी का जीडीआर कहा जाता है। और जीडीआर के साथ भी वही नियम लागू होते हैं जो कि एडीआर के साथ लागू होते हैं। अब भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की वह पहली कंपनी थी जिसने अपने आप को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवा के जीडीआर के तौर पे मतलब पैसा प्राप्त किया था। ठीक है, कौन सी? रिलायंस कंपनी। अब तीसरा आता है आईडीआर। देखो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, यानी आईडीआर जो है, यदि कोई गैर भारतीय कंपनी भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाती है और वह आईडीआर के तौर पे ही पॉसिबल है और वो भारत की अर्थव्यवस्था यानी मार्केट से पैसा उठाना चाहती है। लेकिन यदि एक कंपनी अपने आप को आईडीआर के तौर पे लिस्ट कराती है तो आईडीआर धारकों को उसे अपने वैश्विक लाभ में लाभांश देना होगा। और आईडीआर के तौर पे भारत में मात्र एक ही विदेशी कंपनी सूचीबद्ध हुआ करती थी जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पुअर थी। जुलाई 2020 में इसने स्वयं को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करवा लिया है, ये हट गई है। तो अब ये आईडीआर के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं। तो आपने इसे भी देखा, अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और आईडीआर यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। बस ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल है कि अगर एडीआर पूछे तो गैर अमेरिकी कंपनी वहां की मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा के शेयरों को बेच करके पैसा उठाना चाहेगी, उसको एडीआर कहेंगे। आईडीआर में गैर भारतीय कंपनी भारत के शेयर बाजार से पैसा उठाना चाहेगी। जीडीआर के तौर पे जो है यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में कोई गैर यूरोपीय कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा के पैसा उठाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा और अब बाकी का हम ना कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल हम ना कुछ जो विश्व के कुछ संवेदी सूचकांक हैं तो इनको देखेंगे, पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।